नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 10 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लोकसभा में ईडी, सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाने वाला जो विधेयक है उसे पारित कर दिया गया है। इस न्यूज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कोविड-19 के बाद के दौर में बच्चे और स्कूली शिक्षा को आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और केन बेतवा नदी को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके पर्यावरणीय चिंताएं क्या हो सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है बिल टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ ईडी सीबीआई चीफ पासेस इन लोकसभा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आप सभी को पता है कि पिछले महीने ही सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था इससे जुड़ा हुआ, और अभी यहाँ पर शीतकालीन सत्र में सरकार के द्वारा इस विधेयक को लोकसभा से पास करा लिया गया है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि विपक्ष की कड़ी आपत्ति के बीच लोकसभा ने गुरुवार को 2 विधेयकों को पास किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। जब ये अध्यादेश लाया गया था तब हमने इस पर खुल के चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर जब ये न्यूज़ आया है तो यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि आखिर ये अध्यादेश क्या कहता था। यहाँ पर एक जो बिल पास किया गया है उसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 और यह प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ा हुआ है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 2003 में जो इसका ओरिजिनल अधिनियम था उसके तहत प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। और इसके अलावा इसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक और राजस्व विभाग के सचिव शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस समिति के द्वारा ईडी प्रमुख के लिए नामों की सिफारिश की जाती है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और इसके अलावा इसमें गृह मंत्रालय और कार्मिक और राजस्व विभाग के सचिव शामिल होते हैं। पहले प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल 2 वर्षों का होता था, लेकिन पिछले महीने जो अध्यादेश लाया गया था या फिर जो बिल अभी यहाँ पर पास किया गया है उसमें ये कहा गया है कि प्रारंभिक नियुक्ति से 5 साल पूरे होने तक निदेशक का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रवर्तन निदेशक का जो कार्यकाल होता है वो न्यूनतम 2 वर्षों का होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि उसके कार्यकाल को और 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष ही इसके कार्य को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से 5 साल पूरे होने तक निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा जब वह अपने 2 साल के कार्यकाल को खत्म कर लेता है तब। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कार्यकाल को बढ़ाने की सिफारिश एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए और जनहित को देखते हुए इस तरह के विस्तार प्रवर्तन निदेशक को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बिल यहाँ पर लोकसभा में पास किया गया है उसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि सीबीआई निदेशक के कार्यकाल के विस्तार से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सीबीआई निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और वो जो समिति होता है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं जो कि इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और जो तीसरा मेंबर यहाँ पर होता है वो हो सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोर्ट का और न्यायाधीश। तो ये 3 लोग मिलकर के सीबीआई निदेशक के नाम की सिफारिश करते हैं जिसके आधार पर फिर सरकार सीबीआई के निदेशक को नियुक्त करता है। और जो सीबीआई का निदेशक होते हैं
उनका जो कार्यकाल होता है वो न्यूनतम 2 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ पर जो अध्यादेश लाया गया था पिछले महीने और जो बिल अभी पास किया गया है उसमें ये कहा गया है, नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से 5 वर्ष पूरा होने तक कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीबीआई निदेशक को और 3 वर्षों का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष का ही एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन इसे 3 वर्षों तक एक एक करके बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो पावर है अभी सरकार को यहाँ पर मिल सकता है इससे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया है कि इस बिल में क्या कहा गया है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है न्यू पेपर ऑफर्स वे टू कर्ब सुसाइड, और ये टॉपिक जीएस पेपर 1 सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो सुसाइड के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसको देखते हुए सरकार कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकती है जिससे कि सुसाइड के केसेस को कम किया जा सके, उसको लेकर के न्यूज़ है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि द लैंसेट में एक पेपर प्रकाशित किया गया है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, संदर्भ और तत्काल कार्रवाई के लिए विचार। और इस पेपर को बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है और इसमें कुछ भावी कदम सुझाए गए हैं जिसका उपयोग करके सरकार हमारे देश में जो आत्महत्याएं होती हैं उनके केसेस को कम कर सकती है। तो यहाँ पर जो पेपर है उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मेंस में अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से इस तरह के एग्जाम्पल दे करके अपने उत्तर को और बल दे सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय लड़कियों और महिलाओं में आत्महत्या की दर वैश्विक दर से दुगनी बनी हुई है, हालांकि पिछले 1 दशक में इसमें गिरावट आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं उनमें जो आत्महत्या की दर है वह वैश्विक दर से दोगुना है, जो कि एक गंभीर विषय है। और यहाँ पर जितने भी युवा आत्महत्या करते हैं, और यहाँ पर यह कहा गया है कि आत्महत्या करने वालों में जो बड़ी संख्या है वह युवाओं की है। और पेपर में यह साफ साफ कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या से होने वाली मौतों का रिपोर्ट करता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या से मौतें होती हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर जो भावी कदम बताए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप सभी को याद होगा कि एनसीआरबी के द्वारा भी इसी तरह का डेटा प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत में जो आत्महत्याएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। और यहाँ पर 2019 से अगर हम 2020 को कंपेयर करें तो एनसीआरबी के द्वारा ये कहा गया था कि जो आत्महत्याओं का जो दर है वह 2019 से 10% बढ़ा है 2020 में, जिसमें छात्रों के द्वारा जो आत्महत्या की जाती है वो सबसे ज़्यादा है और उसमें 21.20% का इजाफा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 कारण बहुत सारे लोग जो है वो मानसिक अवसाद में चले गए हैं, और उस कारण से भी यहाँ पर जो आत्महत्याएं होती हैं हमारे देश में उसका प्रतिशत बढ़ा है। यहाँ पर एनसीआरबी के द्वारा कहा गया था कि 2020 में जो आत्महत्याएं हुई हैं और उसमें जो तेजी देखी गई है वह 1982 के बाद सबसे अधिक है। और यहाँ पर यह कहा गया था कि 1982 में जो आत्महत्याओं का दर था वह 1981 के मुकाबले 11.15% बढ़ा था, जबकि अगर हम 2019-2020 की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिशत है वह 10% है, यानी कि 2019 के मुकाबले 2020 में जो आत्महत्याओं की संख्या है वह 10% ज़्यादा हुई है। तो ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है कि आत्महत्याओं से होने वाली मौतों के मामले में भारत नंबर 1 है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कुछ डेटा है जिसको आप लोग जरूर देख लेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में जो आत्महत्याओं का मामला बढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोग कौन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं उनमें स्टूडेंट सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो वेतन भोगी हैं उनका प्रतिशत आता है। जो डेली वेज अर्नर हैं वह तीसरे नंबर पे हैं। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण जो डेली वेज अर्नर थे, यानी कि रोजाना काम करके खाने वाले, उनका जो काम है उस पर काफ़ी असर पड़ा, जिसके कारण वहाँ पर जो आत्महत्याओं का केस है वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पर इसको आप लोग जरूर एनालिसिस कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम प्रोफेशन को देखें
तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है 2020 में, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो डेली वेज अर्नर हैं उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके बाद जो है हाउसवाइफ यानी कि जो घरों में रहने वाली महिलाएं हैं उनके प्रतिशत में इजाफा हुआ है। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं वो आपके उत्तर को और मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इसको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आया है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति संदर्भ और तत्काल कार्रवाई के लिए विचार, उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं सरकार को, जिसका कि अगर अनुपालन सरकार के द्वारा किया जाता है तो हमारे देश में जो आत्महत्या की समस्याएं हैं उसको कम किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। और जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देख लेंगे कि भारत में सुसाइड किस तरीके से बढ़ रहा है। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है चिल्ड्रेन एंड स्कूलिंग इन द पोस्ट कोविड-19 एरा, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। ऐसे टॉपिक पर हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं। कोविड-19 का जब लॉकडाउन खुला था तो इस तरह के एडिटोरियल बहुत सारे आते थे, और अगर आप रेगुलरली हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के टॉपिक्स पर हमने काफ़ी खुल करके चर्चाएं की हैं। इस एडिटोरियल में भी इसी मुद्दे को उठाया गया है कि कोविड-19 के कारण जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई का ह्रास हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनकी पढ़ाई पर कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है वह ऑनलाइन शिक्षा तक नहीं है। यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो लोग ऑनलाइन शिक्षा लेने में सक्षम हैं उनकी जो समझ और प्रगति की दर है वो भी काफ़ी कम है। और विप्लव फाउंडेशन के द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है उसमें बताया गया है कि बच्चों को घर पर किस तरह से तनाव का अनुभव होता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो अपना ज़्यादा समय टीवी के सामने बिताते हैं। उनका जो संपर्क है बाहरी दुनिया से टूटा हुआ है, जिससे उनका जो मानसिक विकास है वो भी नहीं हो पा रहा है। मनोरंजन के लिए वह डिजिटल स्रोतों पर निर्भर हैं, जिसके कारण बहुत सारे मानसिक तनाव भी बच्चों को झेलने पड़ रहे हैं, और इन सभी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकारों के द्वारा जल्द से जल्द एक रिकवरी योजना बनाई जानी चाहिए, और यहाँ पर तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में प्रोफेसर आर रामानुजम की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है, जिसे यह कहा गया है कि वह 3 साल के रिकवरी प्लान और नए पाठ्यक्रम को तैयार करे। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इसी तरह के प्रयास केंद्र के स्तर पर भी और अन्य राज्यों के सरकारों के द्वारा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का जो असर है वह धीरे धीरे खत्म होगा। बहुत साल लगेंगे इसमें बच्चों की शिक्षा को सुचारू करने में। यहाँ पर यह कहा गया है कि तमिलनाडु में जो समिति बनाई गई है उसके सामने भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको कि उन्हें संबोधित करना है। उसमें से जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की बच्चों की जो जन्मजात इच्छा होती है उसको कैसे बहाल करें। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा जो है काम है जिसे कि यहाँ पर करने का दायित्व दिया गया है इस कमेटी को। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्षों से घर में रहते रहते बच्चों का जो सोचने का तरीका है वो भी बदल गया है। वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरीके से कट गए हैं, और यहाँ पे सबसे पहला जो कदम है वह यही है कि किस तरीके से बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आसपास की दुनिया से जुड़े, उसके लिए यहाँ पर सरकारों को काम करना है। यहाँ पर स्कूलों में बच्चों के हस्तांतरण को भी लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे परिवार जिनकी आमदनी में कमी आई है कोविड-19 के दौरान, उनके द्वारा अपने बच्चों को निजी स्कूलों से नाम कटा करके सरकारी स्कूलों में डाला गया है, और इसीलिए हमें सरकारी स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूत करने को लेकर के ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वो बहुत जल्दी बदलने वाली नहीं है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है वो है एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के विद्वानों के एक टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक है नो टीचर नो क्लास। और इस रिपोर्ट को यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है, और इसीलिए यह रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को वे भावी कदम भी सुझाए गए हैं जिसका उपयोग करके सरकार बच्चों की शिक्षा को फिर से शुरू कर सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के स्कूलों में कम से कम 10 लाख शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है
वह ये है कि भारत के स्कूलों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको कि दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की गई हैं। इसमें जो पहला सिफारिश है वो ये है कि सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में शिक्षकों के रोजगार की शर्तों को सुधारा जाए, जिससे वह मन लगा करके अपना काम कर सकें। शिक्षकों की पेशेवर स्वायत्ता को महत्व देना चाहिए। कैरियर के रास्ते बनाना और सबसे बढ़कर अधिक शिक्षकों की भर्ती करना, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं। तो जो सिफारिशें हैं इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एडिटोरियल में यह बात जो है थोड़ा सा अलग है, जिसको कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई हैं वह वही हैं जिस पर हमने पहले भी काफी चर्चाएं की हैं। आज ये एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के फ्राइडे एनालिसिस के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द डिप्लोमेटिक ओलंपिक बाइकॉट, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की गई है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि इसके क्या मायने हैं और चीन किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 6 दिसंबर को अमेरिका की सरकार के द्वारा यह कहा गया कि वह बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करेगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आखिर ये राजनयिक बहिष्कार क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका खेल में भाग लेने के लिए एथलीटों को तो जरूर भेजेगा, लेकिन अमेरिका का कोई भी सरकारी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं होगा, और इसे ही हम बोलते हैं किसी भी खेल का राजनयिक बहिष्कार। तो यह पूर्ण बहिष्कार नहीं है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर अमेरिका के जो खिलाड़ी हैं वह इस ओलंपिक में भाग जरूर लेंगे, लेकिन अमेरिका के जो सरकारी अधिकारी हैं वह जो है इस आयोजन में नहीं आएंगे, और इसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है राजनयिक बहिष्कार। अगर अमेरिका के द्वारा इसका एथलेटिक बहिष्कार किया जाता तो यहाँ पर अमेरिका के खिलाड़ी भी इस खेल में नहीं आते। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी इन खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है, लेकिन चीन को भी कई सारे देशों से सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहला देश जो उसको सपोर्ट करने वाला है वह रूस है। यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि वह शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, और इसके साथ साथ ही एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देश और लैटिन अमेरिका के देशों के द्वारा भी चीन का यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आखिर अमेरिका के द्वारा इन खेलों का राजनयिक बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि चीन के द्वारा झिंजियांग प्रांत में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, वहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, और इसी को लेकर के वह इन खेलों का बहिष्कार कर रहा है। यहाँ पर यह मुद्दा बहुत ही पुराना है। इसी साल मार्च में अमेरिका के विदेश विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने 2 चीनी अधिकारियों को अपने देश से निकाल दिया था, जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने झिंजियांग के जो उइगर मुसलमान हैं उनके खिलाफ गंभीर मानवाधिकार हनन किए हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के मुद्दा चलता रहता है। आप सभी जानते हैं कि जो झिंजियांग प्रांत है वह चीन का अशांत प्रांत माना जाता है, और वहाँ के जो उइगर मुसलमान हैं उस पर चीन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। वहाँ पर मानवाधिकार के हनन के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जिसको कि लेकर के यूरोप और अमेरिका में चीन का विरोध किया जाता है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई कि आखिर चाइना जो है इस बाइकॉट पर कैसे रिएक्ट करता है, और चाइना ने यह साफ कहा है कि वह भी किसी न किसी मौके पर अमेरिका का इसी तरीके से बहिष्कार कर सकता है। और यहाँ पर जो सबसे अंतिम भाग है उसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है अमेरिका के द्वारा, उससे चाइना और यूएस के रिलेशन पर कैसा फर्क पड़ सकता है, क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो पिछले महीने यूएस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों देश कॉमन सेंस का सहारा लेते हुए बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से विंटर ओलंपिक का मामला आया है वह यह दर्शाता है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो संबंध है वो बहुत दिनों तक असामान्य रहने वाले हैं, और इनके सुधरने की कोई भी आशंका नहीं है। इनके बीच में
जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के फ्राइडे एनालिसिस के पेज नंबर 2 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है ए ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर केन बेतवा नदी को जोड़ने का जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। वैसे तो यह जो न्यूज़ है वो 20 अप्रैल 2021 का है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये मुद्दा अभी सामने आया है उसको देखते हुए इस न्यूज़ को दोबारा से द हिंदू के द्वारा छापा गया है, और यहाँ पर उन मुद्दों को उठाया गया है जो कि केन बेतवा नदी को जोड़ने से सामने आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बुधवार को केन बेतवा नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसकी कुल लागत 44,605 करोड़ है, और यह प्रोजेक्ट 8 सालों में पूरा होगा। इस परियोजना में दोहन बांध और 2 नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जाएगा, और इसके माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी में पानी का हस्तांतरण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक बांध बनाए जाने की योजना है, और उस बांध का नाम है दोधन बांध। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है जिसे कि मंजूरी दिया गया है। लेकिन ये जो परियोजना है वो काफी पुराना परियोजना है। इस तरह की योजना को जो है सबसे पहली बार 1980 के दशक में उठाया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान इस योजना को गंभीरता से लिया गया। लेकिन फिर भी यह योजना बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण धरातल पर नहीं आया था, और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये है बेतवा रिवर और ये है केन रिवर, और यहाँ पर दोधन बांध बनाए जाने की योजना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, और उसी के पास यह डैम बनाया जाएगा और एक नहर के माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी में पानी का ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस मैप को आप लोग जरूर ध्यान से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये योजना कैसा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि दोधन बांध से मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि और यूपी के 4 जिलों में लगभग 2,51,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 41 लाख लोगों को और यूपी में 21 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति इस योजना से की जाएगी, खास करके दोधन बांध से। लेकिन इस बांध के बनने से जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस परियोजना के द्वारा जलमग्न होने वाली 12,500 हेक्टेयर भूमि में से 9,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि एक गंभीर मामला है। अगर हम दोधन बांध की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यह बांध 77 मीटर ऊंचा होगा और इसकी क्षमता 2,850 मिलियन क्यूबिक मीटर की होगी। यहाँ पर NWDA के अनुसार दोधन बांध के जलाशय में 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र का जलमग्न होना शामिल होगा, जिसमें से 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि कुल पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का लगभग 7.6% है। तो यानी कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका लगभग 7.5% वन क्षेत्र इस बांध के बनने से जलमग्न हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वह बाघों के लिए बहुत ही फेमस है। उनके संरक्षण को लेकर के इसने काफी नाम कमाया है, और इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों के द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस परियोजना में लगभग 7.2 लाख पेड़ नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी हो सकती है, जो कि पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर लागत और लाभ की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि केन के पास अतिरिक्त पानी होने का दावा अवास्तविक हो सकता है, क्योंकि नदी 12मासी नहीं है और अतीत में कभी कभी यह धीमी हो गई है। तो यहाँ पर यह भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केन बेतवा से 60 से 70 फीट नीचे बहता है, और इसीलिए यहाँ पर जितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा उसमें से लगभग 30% पानी को ऊपर पंप करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस योजना से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर इस योजना को लेकर के
चर्चा किया गया है, खास करके इसके कारण पड़ने वाले जो प्रभाव हैं पर्यावरण पर, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में आत्महत्या की उच्च दर को उजागर करने वाली हालिया रिपोर्टों के आलोक में देश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के उपायों का सुझाव दें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा मैंने आपको दिया है आप उसका उपयोग करेंगे। एनसीआरबी का जो डेटा है वह काफ़ी मायने रखता है, आप उसका उपयोग करें यह बताने के लिए कि भारत में किस तरीके से जो आत्महत्या का दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको वो भी सुझाव देने होंगे जिससे कि हम हमारे देश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोक सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को हुए अध्ययन के नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे उपायों का सुझाव दें जो सरकार द्वारा जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का प्रयास करें इसको जरूर। और आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों का जो शिक्षा है वह काफ़ी नीचे गया है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है उसके सुझाव आपको यहाँ पर देने हैं। जिन सुझावों की चर्चा हमने अपने टॉपिक में की थी आप उसका यहाँ पर उपयोग जरूर करें ताकि आप अपने उत्तर को आसानी से लिख सकें। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।